सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 5 पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों का संचरण पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सामान्य परिचय। सजीवों की सृष्टि पारितंत्र के भीतर ऊर्जा के प्रवाह एवं पोषकों के परिसंचरण पर निर्भर करती है। जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थलमंडल में विभिन्न जैविक एवं अजैविक तत्वों का विभिन्न चक्रों के माध्यम से इस तरह संचरण होता रहता है कि इन तत्वों का सकल द्रव्यमान प्राय एक समान रहता है तथा ये तत्व जैविक समुदाय के उपभोग के लिए सर्वदा सुलभ रहते हैं। जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में संचरित होने वाले पोषक तत्वों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वृद्ध स्तरीय तत्व, गौण तत्व व सूक्ष्म पोषक तत्व। सबसे पहले समूह में वृत्त पोषक, वृत्त स्तरीय तत्व। इसमें पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ये शुष्क जैव भार के 1% से अधिक होते हैं। और इसके तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। और इनके कार्य। ये तत्व जीवों की कोशिकाओं की संरचना का निर्माण करते हैं तथा जीवों में चर्बी तथा कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख घटक होते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन निर्माण व संश्लेषण, फास्फोरस जीवों में न्यूक्लिक अम्ल तथा कोशिका द्रव का निर्माण करता है। नेक्स्ट है गौण तत्व। जैव भार के 0.2 से 1% भाग होते हैं। इसमें तत्व कैलोरीन, कैल्शियम, कॉपर, लौह, मैग्नीशियम, सल्फर, गंधक, सोडियम, पोटासियम है। गंधक अमीनो अम्ल का निर्माण करता तथा कैल्शियम जीवों की कोशिकाओं की दीवारों को दृढ़ बनाता है, जबकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का उत्पादन करता है। सूक्ष्म पोषक तत्व। इसमें शुष्क जैव भार 0.2% से कम होता है, हालांकि ये हर प्रजाति में मौजूद नहीं होते। एल्यूमिनियम, बोरोन, ब्रोमीन, जिंक, कोबाल्ट, आयोडीन, क्रोमियम ये इसके तत्व। हालांकि पौधों को इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, किंतु फिर भी इनका महत्व होता है। नेक्स्ट है जैव भू रसायन चक्र। पोषक तत्वों तथा महत्वपूर्ण लघु एवं दीर्घ तत्वों के जैविक से अजैविक या अजैविक से जैविक घटकों में गति के फलस्वरूप ही पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का प्रवाह निर्धारित होता है। इसे सामान्यतः जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। पोषक तत्वों का चक्रण मुख्यतः विभिन्न जैविक स्तरों पर इनके परिग्रहण, संग्रहण एवं विमुक्ति को दर्शाता है। खनिज पोषक तत्वों के चक्रीकरण में जैविक एवं भौतिक वातावरण विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं तथा रूपांतरण के माध्यम से समान रूप में सम्मिलित होते हैं। इस कारण इस प्रक्रिया को जैव भू रसायन कहा जाता है। पारितंत्र में पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं एवं अंतकाल तक चलते रहते हैं। एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषण चक्र कहा जाता है। पोषण चक्र को जैव भू रसायन चक्र भी कहा जाता है। पोषण चक्रों के प्रकार। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस या तो तत्व के रूप में या यौगिक के रूप में हमारे शरीर का लगभग 99% भाग बनाते हैं तथा समस्त जीवधारियों के संगठन का 95% से अधिक होते हैं। इनके अलावा 15 से 25 ऐसे अन्य तत्व हैं जो किसी न किसी रूप में पौधों और प्राणियों के स्वस्थ रहने एवं उनकी उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। भंडार के स्वरूप के आधार पर पोषण चक्र 2 प्रकार के होते हैं, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। इनमें भंडारण
या तो वायु या समुद्र वाष्पीकरण द्वारा में होता है। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन व जल का भंडारण होता है। नेक्स्ट है अवसादी चक्कर। इसमें भंडारण पृथ्वी के भूपटल पर होता है। इसके अंतर्गत आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्वों का भंडारण होता है। नेक्स्ट है गैसीय चक्कर। गैसीय चक्कर में जल चक्कर, कार्बन चक्कर, नाइट्रोजन चक्कर और ऑक्सीजन चक्कर प्रमुख है। तो इसको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। जल चक्कर, जल के रूप में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन सम्मिलित रूप से समस्त जीवों के सकल भार के लगभग 80.5% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवमंडल में हाइड्रोजन का निवेश जल के रूप में होता है। अतः इस तत्व के चक्कर को जल चक्कर H2O साइकिल भी कहते हैं। जब सभी जीवों के लिए नितांत आवश्यक है, जल गैस या वाष्प, ठोस, हिम या तरल रूप में पाया जाता है। जलाशय, नदी, समुद्र से जल वाष्पीकरण क्रिया द्वारा वातावरण में भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा पेड़ पौधे जल को भूमि से अवशोषित कर वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वायुमंडल में जलवाष्प छोड़ते हैं। यह जलवाष्प संघनन प्रक्रिया द्वारा बादलों में परिवर्तित हो जाती है। जब यह बादल ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो तापमान में कमी के कारण द्रवित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं। पृथ्वी पर आया जल भूमि द्वारा सोख लिया जाता है अथवा नदी, तालाब आदि में पहुंचता है। यह जल पुनः जल चक्र में भाग लेता है। ये देखिए जल चक्कर है, इसमें वही बताया गया है जो हमने ये पढ़ा है और इससे अलग कुछ भी नहीं है इसमें। कार्बन चक्कर, जीवों के शुष्क भार का लगभग 49% भाग कार्बन से बना होता है। यदि हम भूमंडलीय कार्बन की पूर्ण मात्रा की ओर ध्यान दें तब यह ज्ञात होता है कि समुद्र में 71% कार्बन विलय के रूप में विद्यमान है। समुद्र में 71% कार्बन विलय के रूप में विद्यमान है। यह सागरीय कार्बन भंडार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियमित करता है। जीवाश्म ईंधन भी कार्बन के एक भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। कार्बन चक्कर वायुमंडल, सागर तथा जीवित एवं मृत जीवों द्वारा संपन्न होता है। एक अनुमान के अनुसार जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रतिवर्ष 4 गुना 10⁻13 किलोग्राम कार्बन का स्थिरीकरण होता है। कार्बन की एक महत्वपूर्ण मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की श्वसन क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में वापस जाती है। इसके साथ ही भूमि एवं सागरों के कचरा सामग्री एवं मृत कार्बनिक सामग्री के अपघटन द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपघटकों द्वारा छोड़ी जाती है। यौगिकीकृत कार्बन की कुछ मात्रा अवसादों में नष्ट हो जाती है और संचरण द्वारा निकलती है। लकड़ी के जलाने, जंगल की आग, जीवाश्म ईंधन के जलने तथा ज्वालामुखीय क्रियाओं आदि स्रोतों द्वारा भी वायुमंडल में कार्बन सामग्री तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ये इसका डायग्राम है कार्बन चक्र का। नेक्स्ट है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र को उसके सरल पर व प्रतिरूप द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का अंतिम स्रोत वायुमंडल में स्थित आणविक नाइट्रोजन है, जिसका पौधों तथा प्राणियों द्वारा सीधा उपापचयीकरण नहीं किया जा सकता है।
प्राकृतिक चट्टानों में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, इसलिए मृदा निर्माण के समय नाइट्रोजन अनुपस्थित होता है। इस तरह विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र के जैव भार, अपरद तथा ह्यूमस में संयोजित संपूर्ण नाइट्रोजन को वायुमंडल से लाखों वर्षों की जैविक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया गया। आणविक नाइट्रोजन का नाइट्रोजन चक्र में प्रवेश विभिन्न स्वतंत्र तथा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधियों द्वारा होता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन यौगिकरण सहजीवी सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होता है, वही जलीय पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम यौगिकरण सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें ये कैसे काम करता है? सबसे पहले नाइट्रोजन का अमोनिया में, फिर नाइट्रेट में, नाइट्रेट का भी नाइट्रेट में, और फिर कार्बन नाइट्रोजन में, और फिर नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन से शुरू होता है और नाइट्रोजन में ही खत्म होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मृदा में वास करने वाले महत्वपूर्ण स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाले जीवाणु हैं। एजेटोबैक्टर तथा क्लोस्ट्रीडियम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के बाढ़ग्रस्त धान के खेतों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन यौगिकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार के साइनोबैक्टीरिया उत्तरदायी होते हैं। एनाबिना, ओलोसिरा तथा नोस्टॉक का नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाले जीवाणुओं में प्रमुख स्थान है। राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथिका में निवास करके बहुत प्रभावकारी सहजीवन को दर्शाता है। फली पौधे प्राकृतिक स्थलीय के साथ साथ मानव निर्मित कृषि पारिस्थितिक तंत्र एवं नाइट्रोजन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फली पौधों के अतिरिक्त कई उच्चतर पौधों की प्रजातियां भी ग्रंथिकाशय प्रक्रिया का निर्माण करती है, जैसे फ्रैंकिया जो कि नाइट्रोजन यौगिकरण एक्टिनोमाइसीट जीवाणु है। दूसरा जीवाणु एजोसिप्रिलिम भी नाइट्रोजन यौगिकरण करता है, जो कि विभिन्न उष्णकटिबंधीय घासों की जड़ सतहों के ऊपर वृद्धि करता है। नेक्स्ट है अमोनियाकरण। स्वतंत्र तथा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण वाले सूक्ष्म जीवाणुओं में एक निश्चित समानता होती है। ये सभी नाइट्रोजनेज एंजाइम की सहायता से यौगिकरण प्रक्रिया करते हैं। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है तथा इस प्रक्रिया में वायुमंडलीय नाइट्रोजन प्रारंभिक तौर पर अमोनिया में परिवर्तित होती है। कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त अवयवों से अमोनिया का निर्माण तथा सूक्ष्म जीवाणुओं के अनुक्रमण द्वारा इनका ऑक्सीकरण होकर नाइट्रेट में परिवर्तित होना तथा नाइट्रोजन का मृदा में रूपांतरित होना एक प्रमुख प्रक्रिया मानी जाती है। कई परपोषी जीवाणु जैसे एक्टिनोमाइसीट तथा कवकों द्वारा अपरद में अवस्थित एंजाइम विघटनशील कार्बनिक नाइट्रोजन जैसे प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्लों को अमोनियाकरण की प्रक्रिया द्वारा अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रीकरण। उपापचयी आवश्यकताओं के बाद जीव अतिरिक्त नाइट्रोजन को मृदा में उत्सर्जित करते हैं। इसके पश्चात रासायनिक स्वपोषी जीवाणु समूह द्वारा 2 चरणों की प्रक्रिया से अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन होता है, जिसे नाइट्रिफिकेशन तथा नाइट्रीकरण कहते हैं। प्रारंभ में नाइट्रोसोमोनास जीवाणु द्वारा अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तित होता है। इसके बाद नाइट्रोबैक्टर तथा नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। कम नमी वाली मृदा में वायु की कमी के कारण नाइट्रिफिकेशन की दर घट जाती है। विनाइट्रीकरण। अगर जलाक्रांत तथा अनाक्षीकारी स्थिति हो तो दूसरे समूह के सूक्ष्म जीवाणु जैसे कि विनाइट्रीकारक सक्रिय हो जाते हैं।
स्यूडोमोनास जो कि बहुत ही सामान्य विनाइट्री कारक जीवाणु है, कम वातित तथा अपरद से परिपूर्ण परिस्थिति में अच्छा काम करता है। विनाइटी विनाइट्री कारक जीवाणु नाइट्रेट को पहले नाइट्रेट में बदलता है, फिर नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड NO में परिवर्तित करता है। बाद के क्रम में नाइट्रिक ऑक्साइड का रूपांतरण क्रमशः नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन में होता है। इसलिए विनाइट्रीकरण नाइट्रीकरण के ठीक विपरीत होता है। बहुत सारे उच्च स्तरीय पौधे मृदा में अवस्थित नाइट्रोजन को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। पौधों की कोशिकाओं में अवशोषित उपापचयी नाइट्रोजन अवकरण प्रक्रिया द्वारा अंततः कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है। पौधों के ऊतकों में समाविष्ट नाइट्रोजन का कुछ भाग उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जाता है तथा सभी मृत अवशेषों के अपरदन द्वारा मुक्त नाइट्रोजन अपघटकों को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह पारिस्थितिक नाइट्रोजन चक्कर में जीवाणुओं की भूमिका बहुत विस्तृत तथा जटिल है और वर्तमान में मानवीय गतिविधियों द्वारा नाइट्रोजन चक्कर असंतुलित हो गया है, जिससे कई पर्यावरणीय समस्याएं जैसे शैवाल प्रस्फुटन तथा अम्ल वर्षा आदि उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन चक्कर। पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑक्सीजन का निर्माण स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषित हरे पौधे तथा सागरीय पारिस्थितिक तंत्र के पादप पलकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है। इसके अलावा ज्वालामुखी उद्भेदन खनिज ऑक्साइड के न्यूनीकरण द्वारा भी ऑक्सीजन वायुमंडल में पहुंचती है। ऑक्सीजन चक्र के अंतर्गत स्थलीय तथा सागरीय जीवों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के समय जनित ऑक्सीजन तथा ज्वालामुखी उद्भेदन के समय कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के रूप में निकली ऑक्सीजन का वायुमंडलीय ऑक्सीजन भंडार में प्रवेश होता है। सागरीय एवं स्थलीय जीवाणु द्वारा श्वसन, खनिजों के ऑक्सीकरण तथा लकड़ी और जीवाश्म खनिजों के जलने में वायुमंडलीय ऑक्सीजन भंडार से ऑक्सीजन खर्च होती है और इस तरह ऑक्सीजन चक्कर चलता रहता है। नेक्स्ट है अवसादी चक्कर। गैसीय चक्कर में जहाँ पोषक तत्वों का स्रोत वायुमंडल तथा जलमंडल होता है, वहीं अवसादी चक्कर में पोषक तत्वों का स्रोत स्थलमंडल या भूमि पृथ्वी का भूपटल होता है। इस चक्कर के अंतर्गत फास्फोरस तथा सल्फर चक्कर को सम्मिलित करते हैं। फास्फोरस और सल्फर चक्कर को फास्फोरस चक्कर को उसके सरलीकृत चक्कर के माध्यम से समझा जा सकता है। फास्फोरस जैविक झिल्लियां, न्यूक्लिक एसिड तथा कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली का एक प्रमुख घटक है। अनेक प्राणियों को अपना कवच, अस्थियां एवं दांत आदि बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण चट्टानों में है, जो कि फास्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए हैं। जब चट्टानों का क्षय होता है तो थोड़ी मात्रा में ये फास्फेट भूमि पर जल में घुल जाते हैं एवं उन्हें पादपों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। शाकाहारी और अन्य जानवर इन तत्वों को पादपों से ग्रहण करते हैं। कचरा उत्पादों एवं मृत जीवों को फास्फोरस विलेयक जीवाणुओं द्वारा अपघटित करने पर फास्फोरस मुक्त होता है। कार्बन चक्र की भांति पर्यावरण में फास्फोरस को श्वसन द्वारा अवमुक्त नहीं किया जाता है। वर्षा के द्वारा वायुमंडल में फास्फोरस का निवेश कार्बन व नाइट्रोजन निवेश की अपेक्षा बहुत कम होता है। अवसादी फास्फोरस चक्कर गैसीय नाइट्रोजन चक्कर से सरल है, जिसमें कुछ ही चरण होते हैं तथा इसे
पूर्ण करने में कुछ ही प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं की भूमिका होती है। फास्फोरस का जीवाणुओं और पर्यावरण के बीच गैसीय विनिमय नहीं के बराबर होता है। पारिस्थितिक तंत्र में फास्फोरस का मुख्य निवेश मृदा में स्थित फास्फोरस युक्त खनिजों के अपरदन से होता है। फास्फोरस अत्यधिक अम्लीय तथा क्षारीय मृदाओं में तीव्र अवशोषण फास्फोरस अत्यधिक अम्लीय तथा क्षारीय मृदाओं में तीव्र अवशोषण की यौगिकरण क्षमता दर्शाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों के लिए फास्फोरस की उपलब्धता एकाएक घट जाती है। मृदा घोल में फास्फोरस ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। पौधे मृदा से फास्फोरस अवशोषित करते हैं तथा इन्हें कार्बनिक अवयवों में संयोजित करते हैं। फास्फेटिक कारक जीवाणु अपरद में निहित कार्बन फास्फेट को परिवर्तित कर फास्फेट आयन की पूर्ति बनाए रखता है। उच्च स्तरीय पौधों के द्वारा फास्फोरस का अवशोषण कवकमूल की उपस्थिति में तीव्रता से होता है। नेक्स्ट है सल्फर चक्कर। सल्फर प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह गैसीय और अवसादी दोनों चक्रों में पाया जाता है। गंधक का विशाल भंडार मृदा तथा अवसादों के भीतर, जहाँ यह कार्बनिक रूप में कोयले, तेल और पीट में तथा अकार्बनिक निक्षेपों में सल्फेट, सल्फाइड तथा कार्बनिक सल्फर के रूप में पाया जाता है। चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन और जैविक पदार्थों के जीवाणु एवं कवकों द्वारा विघटन से सल्फर का स्थलीय एवं जलीय पारितंत्र तक गमन होता है। सल्फर गैसीय रूप में भी पाई जाती है, जो वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में थोड़ी मात्रा में उपलब्ध होती है, और इस प्रकार वायुमंडल में भी इसका एक भंडार होता है। वायुमंडल में गंधक कई स्रोतों जैसे ज्वालामुखी विस्फोटों, जीवाश्म ईंधनों के जलने, महासागरीय स्रोत तथा विघटन द्वारा निकली गैसों से पहुँचता है। वायुमंडलीय हाइड्रोजन सल्फाइड भी उपचयित होकर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बन जाती है। वायुमंडलीय SO2 वर्षा जल में घुलकर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाता है, जो वर्षा के द्वारा पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। सल्फर को पौधे अपने अंदर अवशोषित कर अमीनो अम्ल बनाते हैं, जिसे स्वपोषी ऊतकों के भीतर प्रोटीन द्वारा समाहित किया जाता है। सजीव जीवधारियों के शरीर से उत्सर्जन तथा मृत जैविक पदार्थों के विघटन से सल्फर निकलकर वापस मृदा, तालाबों, झीलों एवं समुद्रों की तली में पहुंच जाती है, और यह विघटन वायवीय दशाओं में एस्परजिलस तथा न्यूरोस्पोरा जैसे कवकों के द्वारा अवायवीय दशाओं में एस्केरिसिया कोलाई व प्रोटियस जैसे जीवाणुओं द्वारा होता है। अवायवीय मृदाओं तथा अवसादों में अपचयी जीवाणुओं जैसे डिसल्फो विब्रियो सल्फेट से हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। बेजियाटोआ की कुछ प्रजातियां ऑक्सीकरण द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर को तत्व स्वरूप में बदल देती है, तथा थियोबेसिलस की कुछ प्रजातियां हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण कर सल्फेट में बदल देती है। इसके अलावा कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जैसे हरे एवं बैंगनी सल्फर जीवाणु भी है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर तत्व में ऑक्सीकरण कर देते हैं। तो ये क्या है? SO2 है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल
चेंज हो गया अमीनो अम्ल में और ये फिर से SO2 बन गया। जैव भूरासायनिक चक्र मानवीय गतिविधियों के कारण प्रभावित है। पारितंत्र में बहुत से चक्र पाए जाते हैं तथा ये अलग अलग स्वतंत्र रूप में नहीं चलते, बल्कि कहीं न कहीं किसी बिंदु पर एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया भी करते हैं। किसी भी चक्र का नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव दूसरे चक्र पर भी पड़ता है। मनुष्य किसी तत्व को जब उसके भंडार स्रोत से निकालता है और पर्यावरण में पुनः छोड़ता है तो इससे उस चक्र की गति पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए मानव ने अपने उपभोग के लिए वनों को काटकर जीवाश्म ईंधन और हाइड्रोकार्बन जलाकर कार्बन उत्सर्जन जो 1940 में 1.1 बिलियन टन था उसको 2018 और 19 में बढ़ाकर लगभग 39 बिलियन टन कर दिया है। इसका प्रभाव वैश्विक तापमान के रूप में जलवायु पर पड़ रहा है। इसी प्रकार यदि जैव भू रासायनिक चक्र के चक्रण में परिवर्तन होता रहेगा तो मानव का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है। तो लेसन खत्म हो चुका है। ये चैप्टर प्री के लिए कोई ख़ास नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए थोड़ा चाहिए था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।